बच्चों आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक ले रहे हैं। जैसा कि आपका नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम के अंदर हम आंसर कैसे लिखें। क्यों? क्योंकि हम तो सीएस फाउंडेशन देकर आए हैं या सीएस ईईटी किया है हमने, है ना। एंड वहां तो कैसा था, बोले सब ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव था मतलब हमें तो केवल टिक करना होता था, ठीक है। एंड उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती थी। बट यहाँ जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, हमारे 8 पेपर में से जो 5 पेपर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वाले हैं, उनमें तो हमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो बार बार ये क्वेश्चन बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आंसर कैसे लिखें। तो उसके लिए मैं क्लास में तो आपको बताता ही हूं, तो मैंने आज सोचा कि कॉमन वीडियो बनाकर सब बच्चों के लिए डाला जाए कि हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन टू सिक्योर फुल मार्क्स। समझ में आई मेरी बात? अब ये देखने से पहले क्यों ना हम पहले ये देखें कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होता है। हमारे पेपर का पैटर्न कैसा होता है कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता रहा हूं। जैसे मैं 3 पेपर लेता हूं, कंपनी लॉ लेता हूं, मैं जिगल लेता हूं, मैं ईबीसीएल लेता हूं, है ना। तो मैं इन्हीं का पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एंड फिर मैं आपको बताता हूं कि आंसर लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कितना लेंदी आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर लिखना है, सेक्शंस लिखने हैं कि नहीं, केस लॉ लिखने हैं कि नहीं, क्या क्या उसके अंदर कवर करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। हाँ मेरी बात ध्यान रखें, मिलते हैं लॉ के अंदर फुल मार्क्स, 90 नंबर आए हैं कंपनी लॉ के अंदर स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो हम ये सिक्योर कर सकें, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न देखते हैं कि पेपर होता किस तरह का है। ये हमने सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिटेल पढ़ा। अब अगर हम पेपर के बारे में पढ़ें कि कंपनी लॉ का पेपर कैसा आता है, क्योंकि एक एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह से आता है, 3 पार्ट्स में है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, ये सब चीजें आपको फर्स्ट स्टेज से ही मालूम होना चाहिए, है ना। तो कंपनी लॉ का पेपर, तो कंपनी लॉ का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव। जैसे आपके 3 में ऑब्जेक्टिव पेपर है, 3 सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव पेपर वाले, बट कंपनी लॉ वाला पेपर डिस्क्रिप्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव होगा भी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लेवल ऑफ नॉलेज डिटेल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर पेपर कितने मार्क्स का होता है? नहीं, गलत बोल रहे हो आप। 135 मार्क्स का पेपर आता है एग्जाम में। डरना नहीं है। अटेम्प्ट तो हमें 100 मार्क्स का ही करना है। तो 35 मार्क्स की कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, चॉइस। एक एक चीज हमें मालूम होना चाहिए। पेपर अप्रोक्सीमेट 135 तो कम से कम रहेगा, 140 का भी हो सकता है ना। तो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे 135 मार्क्स के रहेंगे। हाँ डरना नहीं है, अटेम्प्ट हमें 100 मार्क्स का ही करना है एंड 35 मार्क्स की हमारे पास चॉइस रहेगी। अब बोले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो बोले 6 क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो 20 मार्क्स का होता है। अच्छा, हमने बोला था 3 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी 15 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का हो गया। इस तरह से ये टोटल हो गए 50 मार्क्स के, ठीक है। सब डिटेल बता रहा हूं। फिर पार्ट सेकंड जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का रहेगा। ये मिलाकर हो गया आपका 40 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, वो पार्ट थर्ड के अंदर, वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो
इस तरह से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। फिर से समझना है ना, हमने बोला पेपर एक तो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा जो पेपर के अंदर मार्क्स जो क्वेश्चन आएंगे उनके टोटल मार्क्स रहते हैं 135, है ना। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं 6, ठीक। और डिटेल बता रहा हूं। अब हमने बोला था कि यार कंपनी लॉ तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो क्या पेपर भी 3 पार्ट में आता है? बोले हाँ, पेपर भी 3 पार्ट में आता है। पार्ट फर्स्ट हमने बोला था 50 मार्क्स का, तो बोले पार्ट फर्स्ट 50 मार्क्स का आता है। पार्ट सेकंड हमने बोला था 40 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का आता है। पार्ट थर्ड हमने बोला था 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का आता है। पार्ट फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का और बाकी दोनों 15-15 नंबर के रहते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर 2 ही क्वेश्चन होते हैं 20-20 नंबर के। एंड जो पार्ट आपका थर्ड है उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। अब आप ये मत समझो कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है या 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है तो पूरा ऐसे लिखने का 15 मार्क्स का आ जाएगा, नहीं। ये डिवाइड कर देते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स के 4 या 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। सब क्वेश्चंस हो जाते हैं। मेन क्वेश्चन तो 1 रहता है, बाकी आपके सब क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्या 5 मार्क्स के 4 रहते हैं तो 20 हो जाएगा, 4 मार्क्स के 5। इसी तरह से यहां नॉर्मली 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 मार्क्स के 3 भी हो सकते हैं, है ना। यहां पर भी वही है, 3 मार्क्स के 5 या 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सब क्वेश्चन में 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन भी दे सकता, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, सब क्वेश्चन रहेंगे। और यहां हो सकता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दो, 3 हो जाएंगे। हो सकता है एक 7 का दे दे, एक 8 का दे दे, बट एक पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन केवल अकाउंट्स के अंदर आते थे, बट अकाउंट्स भी अब कैसा हो चुका है, ऑब्जेक्टिव हो चुका है ना। तो क्वेश्चंस आएंगे बट उनके सब क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे पहले वाले में नॉर्मली 5 क्वेश्चन रहते हैं 4-4 नंबर के, या 4 क्वेश्चन रहते हैं 5-5 नंबर के। तो सब क्वेश्चंस मिलाकर कितने हो गए, 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए। हो सकता है यहाँ 5-5 हो या 3-3 हो, जैसा एग्जामिनर का मूड होगा वो दे देगा। अच्छा, ये भी जो मैं आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूं, ये लास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर मैं बता रहा हूं। ऐसा इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू नहीं की है कि हम पहला क्वेश्चन इतने नंबर का इशू करेंगे, दूसरा इतने का, तीसरा इतने का। ऐसा इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू नहीं की है ना। बट अगर हम पास्ट एग्जामिनेशन के पेपर देखें तो उन पेपर्स को देखकर ये सेटेड पैटर्न समझ में आता है कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इतने का आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन इतने का आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन इतने का आ रहा है। ठीक है, तो जितनी नए सिलेबस की अभी तक एग्जाम हुई है उनका पेपर पैटर्न इस तरह से है। आपके एग्जाम में भी यही रहेगा 99.99%। हाँ, एंड टाइम पर इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे, कोई भरोसा नहीं। बट हाँ, अभी ये सेटेड पैटर्न है कि इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको समझ में आया? अब मैंने आपको बोला कि टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 6, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है उसमें 2 पार्ट रहते हैं, या क्वेश्चन नंबर 2 कर लो या 2A। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन्होंने क्या दे दिया, और दे दिया, मतलब आपको चॉइस दे दी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास चॉइस नहीं है, कई बार दे देते हैं। जैसे आपको दे दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए, सब क्वेश्चंस दिए 5 और बोला अटेम्प्ट एनी 4। ऐसा हो जाता है तो पेपर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही पेपर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह का पेपर दिया है। ये पॉइंट आया समझ में? तो अगर आपको बोला है कि 5 में से 4 अटेम्प्ट करने, तो ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है 4 दिए हो, चारों के चारों करने, या 5 दिए, 5 के 5 करने। बट हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसका क्वेश्चन नंबर 2 या 2A, मतलब उसका फर्स्ट पोर्शन करना चाहो या सेकंड करना चाहो, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। तो यहां 15 नंबर की चॉइस आपके पास हो गई। जो मैंने आपको बोला था ना, पेपर 135 मार्क्स का आता है, तो उसमें से 35 मार्क्स की जो आपके पास चॉइस है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 में आती है 15 नंबर की। ठीक है,
तो पार्ट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 15 मार्क्स ईच रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चॉइस दी जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 2 3 4 करके दे देंगे या ABCD करके दे देंगे कि आप इनमें से जो आपको अटेम्प्ट करना हो वो कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पोर्शन कर लो पूरा, या क्वेश्चन नंबर 2A उसका पूरा पोर्शन कर लो, वो आपकी चॉइस रहती है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चॉइस हो गई, ठीक है। फिर पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। कौन कौन से, 4th वाला एंड 5th वाला। अगेन यहां 5th वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस रहती है, आपके पास ऑप्शन रहता है। इसमें नहीं है, 4 वाले में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको 20 मार्क्स का करना ही है। बट हाँ, फिर बता रहा हूं, 20 मार्क्स का एक नहीं आएगा, 5 मार्क्स के 4 या 4 मार्क्स के 5 रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से रहता है। एंड क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके 2 पोर्शन रहेंगे, या तो 1 2 3 4 वाला कर लो आप, या ABCDE वाला कर लो। इसे क्वेश्चन नंबर 5A बोल दिया जाता है, इसे क्वेश्चन नंबर 5 बोला जाता है। तो अगेन यहां 20 मार्क्स की आपके पास क्या हो गई, चॉइस हो गई। कौन से नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के क्वेश्चन में। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो पार्ट बी 40 मार्क्स का आता है, बोलेंगे मेरे साथ, पार्ट बी कितने मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का आता है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का रहेगा। बट 5 के 2 पोर्शन कर दिए हैं, पार्ट ए कर लो या पार्ट बी कर लो, लिखा रहता है वहां पर। बट हाँ, अगर हम माइंड प्रिपेयर करके जाएंगे, हमें एडवांस में मालूम है कि किस तरह से सारी चीजें हैं, किस तरह से पेपर आता है, तो वहां जाकर हमें नया कुछ नहीं लगेगा। हम पढ़ाई ही इस तरह से करेंगे कि हमें 2 चीजें, पहला प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो बेटा हमारा एग्जाम पास करना ही है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमारा एग्जाम पास करना ही है। बट एग्जाम पास करने के साथ साथ हमें नॉलेज लेना जरूरी है, एग्जाम पास करने के साथ साथ हमें नॉलेज लेना जरूरी है। तो हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, नॉलेज अगर हमें मिलेगा तो एग्जाम तो हम पास कर ही लेंगे ना यार। अगर हम इतने काबिल बन गए तो ठीक है, कुछ भी आ जाए सामने सबसे निपट लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चल, फिर क्या दिया अपने को, और पार्ट 3 में एक ही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कितने मार्क्स का, 10। बट हाँ, वहां पर भी 5 के 2 रहते हैं, 5 के कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। ये चीज आई समझ में। तो कहने को क्वेश्चन 6 हैं, बट अगर आप सब क्वेश्चंस वगैरह देखो तो 25 से लेकर 30 छोटे छोटे क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के आपको अटेम्प्ट करना है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन देख लो तो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 इंटू 4 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। आप समझे मेरी बात। तो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 6 रहेंगे, बट उनके सब क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चन 6 रहेंगे, बट उनके सब क्वेश्चंस होते हैं। एंड सब क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 नंबर का एक, 5 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, ये भी हो सकता है, जैसा एग्जामिनर का मूड हो, जैसा वो पेपर सेट कर दे। तो ये मैं किस ग्राउंड पे बता रहा हूं, बोले पास्ट के अंदर जो पेपर्स आए हैं उनकी स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये पेपर का पैटर्न होता है। ठीक है, तो पेपर 3 पार्ट में आएगा। पार्ट फर्स्ट कितने मार्क्स का, अच्छा मेरे साथ बेटा पढ़ने का अगर आप एक्चुअल फायदा लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक एक चीज रिवाइज करते जाओगे। ये नहीं सोचना है कि हम क्लास में नहीं बैठे हैं तो हम बोले नहीं। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करते जाओगे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करते जाओगे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। बोले क्या मिलेगा, एक तो अगर रिवाइज करना है तो मुझे सुनना जरूरी होगा, तो आपका कंसंट्रेशन बनता रहेगा, आप मुझे ध्यान से सुनोगे, आपका ध्यान उधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि बैठे तो हम घर पे हैं, आराम से पांव पसार के बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप रिवाइज करोगे तो बेटा आपको चीजें याद होगी, आपको चीजें लर्न होगी। जिन्होंने मेरे से CSEET पढ़ा है या फाउंडेशन पढ़ा है, लाइव क्लासेस पढ़ी है, हम क्लास में रिवाइज करते हुए याद करते आए हैं, और रिवीजन का फायदा आपको एग्जाम के अंदर दिखा होगा, आपको चीजें याद होती है। तो अब ये नहीं सोचना है कि लाइव क्लासेस नहीं है तो हम बैठकर इसी तरह से करते जाएं, बट मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, उसके साथ आप रिवाइज करो, बोलो मेरे साथ, तो आपका
अटेंशन बना रहेगा पढ़ाई के लिए, एंड दूसरा आपको चीजें याद होगी। अच्छा एक बात बताओ, याद कैसे करते हैं हम? रिवाइज करके करते हैं ना, बोल के ही करते हैं ना, बोलते जाओ, क्या टेंशन है, काय को चुप बैठना। ठीक है, तो हम लास्ट टाइम पेपर का ये ब्रीफ करते हैं, फिर हम पढ़ना चालू करते हैं। तो पेपर का ब्रीफ हमने क्या किया, पेपर कितने पार्ट में आएगा बोलो बच्चों, बोले 3 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट कितने मार्क्स का बोलो बच्चों, बोले 50 नंबर का। कितने क्वेश्चन आएंगे, बोले 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन रहेगा, बट कितने मार्क्स का, 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 भी कितने मार्क्स का, 15 नंबर का। ठीक है, फिर पार्ट सेकंड में कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर क्या बोला हमने कि कितने कितने के, हाँ 20 नंबर के। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगी बेटा, चॉइस रहेगी। पार्ट थर्ड में एक ही क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का, 5 के 2। ये समझ में आया? तो सब क्वेश्चन वाइज देखें तो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तो हो सकते हैं। ऐसा इसलिए पूछते हैं बेटा इतना सारा सिलेबस है, मैंने बोला 747 पेजेस हैं, 747 पेजेस केवल कंपनी लॉ के, इतना सारा सिलेबस है। 470 सेक्शन है टोटल कंपनी एक्ट के अंदर, इतना सारा सिलेबस है। तो अगर 20 नंबर का एक पूछेगा पूरा, बेटा इतने टॉपिक कैसे कवर करेगा? तो कोशिश करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पूछें आपसे, उन चीजों को पूछें जो आप छोड़ देते हो, उन चीजों को पूछें जिन पर आप ध्यान नहीं लगाते हो, बाल की खाल निकालते हो। ये समझ में आया? एंड लास्ट चीज जो एक बताने से रह गई मेरे, आपका जो पेपर आता है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। आप 80 से 90% चांस मानना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब केस लॉज आएंगे, केस स्टडीज आएगी। केस स्टडी मतलब क्या, बोले आपको सिचुएशन बनाकर दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा आप बताओ इसमें कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, और एज ए कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करो कि हम क्या करें। केस स्टडी मतलब क्या, सिचुएशन बनाकर दे दी जाएगी। क्या बोलेंगे, आप इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, ये सिचुएशन है आपके सामने, अब आप इस सिचुएशन को हैंडल करो, आप इस सिचुएशन में बताओ कौन सा प्रोविजन लगेगा, आप एडवाइस करो। ठीक है, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जिसके चांसेस 20 से लेकर 10% ही होते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, आपको यहां एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, आपको यहां एडवांस नॉलेज चाहिए। आपका वर्किंग नॉलेज नहीं है। जिगल वाले मॉड्यूल के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने वहीं देखा था, वहां लेवल ऑफ नॉलेज क्या था, वर्किंग नॉलेज था। यहां वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, यहां लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट है, एडवांस नॉलेज है। ना केवल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का, ना केवल कंपनी एक्ट के सेक्शन का, बल्कि उसमें जो रूल्स बनाए हैं, उसमें जो रेगुलेशन इश्यू किए हैं, नोटिफिकेशन इश्यू किए हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है, केस स्टडीज हैं, सबका। एंड मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं बेटा, अगर मेरे साथ मेरे बताए गए तरीके से, मेरे बताए गए तरीके से अगर आप पढ़ोगे, गारंटी है एग्जम्पशन के मार्क्स आएंगे, गारंटी है 60 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, गारंटी है। अगर मेरे हिसाब से आप पढ़ लिए तो कम आ जाए, पैसे वापस ले जाना। आप समझे मेरी बात? तो स्कोरिंग है और मेन पेपर है, वैसे भी हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, तो हम डेप्थ स्टडी ही करेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई अपने को? यही चीज अगर हम जिगल और ईबीसीएल के पेपर के रिलेशनशिप में देखें तो ईबीसीएल और जिगल का पेपर भी 132 से लेकर 140 मार्क्स का ही आता है। इसकी मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पूरी डिटेल में आपको कंपनी लॉ वाले पेपर में बता चुका हूं कि किस तरह से पेपर आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी बेटा 6 ही रहते हैं दोनों के अंदर। फिर चॉइस कौन से नंबर के क्वेश्चन में रहती, 2 और 6 में। वहां 1 और 5, 2 और 5 में थी कंपनी लॉ में, 2 और 5 में थी, या 2 और 6 में है ना। फिर क्या ये पार्ट्स में आता है? तो बेटा जिगल तो पार्ट्स में है ही नहीं, वो तो पूरा 100 मार्क्स का अपना एक ही है। बट ईबीसीएल 3 पार्ट के अंदर है ना। ईबीसीएल के 3 पार्ट क्या है? तो बोले पार्ट फर्स्ट 40 मार्क्स का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रहेगा 20 मार्क्स के। पार्ट सेकंड 25 मार्क्स का है, जिसमें 15 और 10 नंबर का, 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन। एंड पार्ट थर्ड 35 मार्क्स का है, जिसमें 5th नंबर का क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 6 का 15 का। ये पिछले ट्रेंड देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं। इनमें अगर ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मार्क्स का इधर उधर तो वो पॉसिबल है। मैंने आपको लास्ट ट्रेंड देखते हुए कि जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें जो पेपर है उसका बाइफर्केशन करके, उसका पोस्टमार्टम करके मैंने ये चीज आपको बताई है।
है ना। बाकी अपने हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट नॉर्मली 99.9% ऐसा ही रहेगा। फिर जैसा मैंने आपको कंप्लीट में बताया था, 20 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब वही क्या 4-4 के 5 या 5-5 के 4, फिर ये 3-3 के 5 रहते हैं, ये 10 आए 5-5 नंबर के 2 रहते हैं, फिर ये वही आ जाता है 4-4 के 5 या 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन, फिर ये 15 है मतलब 3-3 के 5, जैसा भी इनका गणित बैठता है, जैसा भी इनकी इच्छा होती है उस तरह से दे देते हैं। बट अगर अब आप तीनों पेपर का कंपैरिजन करो तो तीनों में एक ही कॉमन चीज है कि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। आपको समझ में आया? पेपर पैटर्न समझना जरूरी है, क्लास में मैं बता चुका हूं, बट फिर भी मैंने एक बार बताया कि ये पेपर पैटर्न इस तरह से होता है ताकि हम एग्जाम में जाकर सरप्राइज ना हो, एक तरह से हमें सामने दिखना चाहिए। अच्छा, आप स्कैनर पढ़ते हैं तो स्कैनर के अंदर आपको दिख जाता है कि ये क्वेश्चन है, बट वहां आप एक बार में पूरा एक पेपर नहीं देखते हो कि हमें इस ईयर का पेपर देखा तो हम वो देख रहे हो, नहीं, हम चैप्टर वाइज उसके अंदर देखते हैं कि हाँ डायरेक्टर वाला चैप्टर है तो ये क्वेश्चन आए, बट वो क्वेश्चन मालूम पड़ते हैं, पेपर नहीं, है ना। आप अगर नेट पे से पेपर डाउनलोड करके देखोगे तो पेपर का पैटर्न इसी तरह से दिखेगा। ठीक, अब हम स्ट्रेटेजी देखते हैं कि आंसर किस तरह से लिखना है। तो मैक्सिमम केस में हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, मैक्सिमम केस में हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक आता है, और इस तरह से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एज द केस में भी हमें अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। वो थ्योरी भी हो सकती है डायरेक्ट, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये समझ में आया? अब अगर हम सिंपल मेरे शब्दों में जाएं तो आपका पेपर होता है बेटा 3 आवर्स का। 3 आवर्स को मैं 180 मिनट बोलूं आपको बुरा तो नहीं लगेगा, है ना। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6, मतलब 30 मिनट एक क्वेश्चन के। आप समझे मेरी बात? 3 आवर्स का हमारा पेपर है, मतलब 180 मिनट का पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6, मतलब 30 मिनट्स एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का हो, चाहे बाकी के क्वेश्चन कितने भी मार्क्स के हो, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितना टाइम पीरियड दिया है बेटा? 30 मिनट्स दिए। 30 मिनट्स, चाहे वो 20 नंबर का एक क्वेश्चन हो, चाहे वो 15 नंबर का एक क्वेश्चन हो, चाहे वो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो, यू आर हैविंग 30 मिनट्स। ठीक है, अब हमने तो बोला कि 20 में से भी वो क्या आता है, 4-4 नंबर का आता है या 5-5 मार्क्स का आता है। तो अगर हम इसी को डिवाइड करें कि भाई 16 नंबर का एक क्वेश्चन है एंड उसके 4 सब क्वेश्चन हैं, इट मींस क्या हुआ कि अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स हैं तो 4 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने हो गए? 7.5 मिनट। आप समझे मेरी बात? अब यहां ये 20 है, अब यहां ये 20 नंबर का है, 20 नंबर का ये वाला क्वेश्चन जो है इसको करने के लिए भी आपके पास 30 मिनट्स है। अब अगर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आए हैं तो 6 मिनट। तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो आपको 7.5 मिनट मिलते हैं एक 4 नंबर का क्वेश्चन करने में, एंड 5 नंबर का क्वेश्चन करने में आपको 6 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, अब ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से उसकी लेंथ रखना है, हर क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से उसकी लेंथ रखना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए। आप समझे मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है ना बेटा, अब अगर मान लो ये शॉर्ट नोट है कि आपको शॉर्ट नोट दे दिया है तो वो क्वेश्चन आपने 10 सेकंड में पढ़ लिया। अच्छा, अब ये आपको 7.5 मिनट में क्वेश्चन आपको रीड भी करना है, क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड भी करना है, एंड क्वेश्चन आपको लिखना भी है, आंसर भी लिखना। आप समझे? ये 7.5 मिनट केवल आंसर राइटिंग के लिए नहीं है, आपको 7.5 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको समझना भी है और लिखना भी है। ये 6 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, तीनों काम आपको करना है। तो अगर शॉर्ट नोट आया, अगर क्या आता है शॉर्ट नोट, जैसे पूछ लिया फ्री रिजर्व के बारे में बताओ, फ्री रिजर्व का शॉर्ट नोट पूछा, तो फ्री रिजर्व पढ़ने में हार्डली आपको 5 सेकंड लगा, आप लिखना चालू कर दो कि भले वो 3 नंबर का आया है तो
बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जैसा कि कंपनी लॉ के पेपर में आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे EBCL में पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 3 के अंदर, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने आप में साला बड़ा होता है और उसको पढ़ने में टाइम भी लगता है। तो मालूम पड़ा 1-1.5 मिनट तो क्वेश्चन आपको पढ़कर समझने में लग गया अगर बड़ा क्वेश्चन है तो। आप समझे मेरी बात? तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसके लिए आपके पास 7.5 मिनट है, जिसमें आपको पढ़ना भी है, जिसमें आपको समझना भी है, जिसमें आपको लिखना भी है, तो आप 7.5 मिनट में उसको पढ़ो भी, समझो भी, लिखो भी। जितनी जल्दी जल्दी आप उसे पढ़ के समझोगे, लिखने का टाइम आपके पास ज्यादा रहेगा। एंड 7.5 मिनट में उससे रिलेटेड रिलेवेंट मैटर्स जितने भी हो, जितने भी रिलेवेंट मैटर हो, सब लिख दो। मैं तो ये कह रहा हूं, आप समझे मेरी बात? क्या कि भाई 5 मार्क्स का है, हमारे पास 6 मिनट अगर उसको लिखने के लिए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी रिलेवेंट चीजें हैं, इररिलेवेंट नहीं, कुछ भी नहीं, जितनी रिलेवेंट चीजें हैं सब लिख दो। जैसे आपको पूछ ली डिपॉजिट की डेफिनेशन। अब डिपॉजिट की डेफिनेशन सारी दुनिया भर की बड़ी है। अब अगर मान लो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन 8 नंबर में आती है, 8 नंबर में आती है तो 4 नंबर के 7.5 मिनट थे, मतलब आपके पास कितने मिनट हैं? 15 मिनट। तो 15 मिनट में वो डेफिनेशन के 20-23 पॉइंट आपको छोटा छोटा करके फटाफट लिखना पड़ेंगे। एंड आंसर लिखते समय ध्यान रखना है, आपको रिलेवेंट पॉइंट्स ही लिखना है। आपको अननेसेसरली आपके कॉलेज या कॉलेज के एग्जाम की तरह एलोबरेटेड आंसर नहीं लिखना है, बट कम भी नहीं लिखना है। रिलेवेंट पॉइंट, रिलेवेंट टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको रिलेवेंट पॉइंट लिखने हैं। आपको क्या लिखना है? रिलेवेंट पॉइंट लिखने हैं। जैसे रिलेवेंट पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो क्लोजली कनेक्टेड हो। रिलेवेंट पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो क्लोजली कनेक्टेड हो आपके क्वेश्चन से। रिलेवेंट पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो क्लोजली कनेक्टेड हो आपके क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन एक तो आता है जनरल या डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, एक होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। जनरल क्वेश्चन जो आता है उसका आंसर आपको जनरली लिखना पड़ता है, मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाती है, जबकि स्पेसिफिक आंसर प्रिसाइज होता है, वो ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है। आप समझे? जैसे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास लिखने के लिए बहुत है। आप पहले कैरेक्टरिस्टिक्स समझाओगे, फिर उसे पार्टनरशिप से कंपेयर करोगे, फिर उससे रिलेटेड कोई केस दोगे, फिर उससे रिलेटेड एक्सेप्शन, तो लिखने का बढ़ गया। बट अगर आपसे सीधे पूछ लिया है कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड वाला पॉइंट के अंदर आप सेक्शन 3A लिखो, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। आपको 3A के अलावा कुछ नहीं लिखना है। या आपसे पूछ लिया सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में बताओ, सेक्शन 10A, तो आपने डायरेक्ट उसके बारे में लिखा, आपको फिर जनरल चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझे मेरी बात? एक तो जब जनरल क्वेश्चन आता है तो लिखने का बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं होती है। एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन से रिलेटेड है वो सेक्शन आपको लिखना है। अगर उस सेक्शन में बहुत सारे पॉइंट हैं तो और हमें रिलेवेंट जाना है। और रिलेवेंट कैसे? उस पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन में पूछा है वही रिलेवेंट प्रोविजन लिखना है। मैं बताता हूं कैसे। तो जैसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन आया इश्यू ऑफ शेयर्स पे लिखो, तो हमें सेक्शन 53 लिखना ना, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया ना। अब हम इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट पर 53 के अलावा कुछ लिखेंगे क्या? नहीं। तो वो जो पॉइंट है वो लिख दिए हमने। अब ये 4 नंबर का आया है तो भी हमारे पास 7.5 मिनट है, बट जितनी चीजें रिलेवेंट हैं उस 7.5 मिनट में जितनी रिलेवेंट चीजें सेक्शन 53 जितना पूरा का पूरा लिख दें। क्यों? ये एक तरह से जनरल क्वेश्चन आ गया, उसने जनरली पूछ लिया इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट के बारे में बताओ, तो हमने उसके सारे प्रोविजन लिख दिए। आप समझे मेरी बात? अगर जनरल क्वेश्चन है तो जनरली उससे रिलेटेड सारी चीजें लिखना है। बट अगर सेक्शन से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक पॉइंट को पूछा है, सेक्शन से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक पॉइंट को पूछना है, तो हमें उसी पॉइंट को टारगेट करना है ना। जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में मान लो आपके बायबैक का क्वेश्चन आ जाता है, एंड बायबैक की केवल लिमिट के बारे में पूछा है, तो बायबैक सेक्शन 68 तो बहुत बड़ा है यार, तो हम पूरा थोड़ी लिख देंगे। आप समझे मेरी बात? अगर उसने बायबैक की लिमिट से रिलेटेड प्रोविजन पूछा है तो लिमिट से रिलेटेड आपको कंप्लीट प्रोविजन लिखना पड़ेंगे। फिर हम उसमें दूसरी चीजें नहीं लिखेंगे, हम रजिस्टर मेंटेन करने के बारे में नहीं लिखेंगे,
हम केवल लिमिट के बारे में लिखेंगे, हम दूसरी चीजें, क्योंकि 68 अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे आपको LIG से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी वाला, सेक्शन 186 पर। अब मान लो उसने आपसे पूछा है 186 के अंदर फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, वो बता दो आप। तो ये स्पेसिफिक आप केवल फ्री रिजर्व बताओगे ना, आपको दूसरी चीजों पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। 186 तो बहुत बड़ा है, पूरे पे लिखने की जरूरत नहीं है। या उसने आपसे पूछ ली केवल एक्सेप्शंस बता दो, तो 186 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। 186 एक दो लाइन में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 186 रिलेटेड विद प्रोवाइडिंग ऑफ लोन, गारंटी सिक्योरिटी और मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, एंड फिर उसके एक्सेप्शन ये हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पूछा है, जैसे मान लो जिगल है, जिगल के अंदर CRPC है ना, CRPC का सेक्शन 41 है ना, अरेस्ट ऑफ पर्सन। अब अरेस्ट ऑफ पर्सन में 8-10 पॉइंट है कि कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब अगर उसने अरेस्ट ऑफ पर्सन पूछ लिया आपसे कि इस पे शॉर्ट नोट लिखना है, तो वो 8-10 पॉइंट आपको पूरे लिखने पड़ेंगे फटाफट से, स्पीड मेंटेन करके। टाइम आपके पास 7.5 मिनट की है अगर उसने 4 नंबर में पूछा है तो। लेकिन अगर उसने किसी स्पेसिफिक पॉइंट का पूछ लिया, उसने क्वेश्चन बना के दे दिया, पुलिस ऑफिसर है, उसकी कस्टडी से वो जो है ऑफेंडर भाग गया है, तो क्या पुलिस ऑफिसर उसे चेस कर सकता है, पकड़ सकता है विदाउट वारंट? तो हमने लिखा सेक्शन 41 ऑथोराइज करता है पुलिस ऑफिसर को कि इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो ऑफेंडर को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एंड उन वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इज या वन ऑफ द सिचुएशन इज कि वो उसकी कस्टडी से भाग रहा है, तो फिर वो कस्टडी वाला पॉइंट अपन ने पूरा लिखा। ये हमें मान लो एक्स्ट्राडिशन वाला आ गया कि भाई यूरोप में किसी ने ऑफेंस किया, भागकर कहाँ गया, इंडिया में, तो क्या पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है? तो बेटा 41 के सारे पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम केवल एक्स्ट्राडिशन वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आप समझे मेरी बात? तो एक चीज तो आप ध्यान रखो कि आपके पास टाइम कितना है। जैसे डायरेक्टर के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आता है ना। अब मान लो उसने डिस्क्वालिफिकेशन पे शॉर्ट नोट पूछ लिया, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन लगभग पूरा लिखना पड़ेगा फटाफट से। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिक पॉइंट पर आपसे पूछा है, उसने बोला है कि डायरेक्टर ने इतनी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की थी, बताओ वो डिस्क्वालिफाइड है क्या? तो यार हम सारे पॉइंट नहीं लिखेंगे वेकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन के, हम 167 का पर्टिकुलर वो पॉइंट जाएं क्या कि एक डायरेक्टर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स तक अगर एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है, चाहे उसने इंटीमेशन दी हो चाहे नहीं दी हो, वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड। तो हम स्पेसिफिक पॉइंट पर आए, हम स्पेसिफिक पॉइंट पर आए, ये मतलब है रिलेवेंट टॉपिक का। तो एक तो बेटा क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या। अगर क्वेश्चन जनरल है तो लगभग आपको सारी चीजें लिखना पड़ेगी ब्रीफ में, मार्क्स को और टाइम को ध्यान रखते हुए। वापस से क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक है तो आपको लगभग सारी चीजें लिखना पड़ेगी ब्रीफ में, मार्क्स को ध्यान में रखते हुए। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक आया है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड, भले उसके प्रोविजन बहुत सारे हैं और एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड, तो उस सेक्शन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में देते हुए फिर आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट पर आ जाना है। ये समझ में आया? तो आप एक तो ध्यान रखो आपके पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम कितना है, जो डिपेंड करता है उसके मार्क्स पर। क्वेश्चन अटेंड करने का आपके पास टाइम कितना है वो डिपेंड करता है उसके मार्क्स पर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 4 नंबर का है तो आपके पास 7.5 मिनट है, बट 7.5 मिनट में पढ़ना भी है, उसे समझना भी है, उसे लिखना भी है। आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है एंड रिलेवेंट चीजें लिखनी है ज्यादा से ज्यादा। रिलेवेंट चीजें लिखनी, इररिलेवेंट नहीं। तो जनरल क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में लिखो आप, बट स्पेसिफिक है तो जिस स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में पूछा है उस स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे आप दो। बट हाँ, टाइम को ध्यान में रखते हुए 7.5 मिनट है, 15 मिनट है कि आपके पास पूरे 30 मिनट का एक बड़ा क्वेश्चन है जो नॉर्मली नहीं आता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? एंड कंपनी लॉ का 80-90% पेपर प्रैक्टिकल आएगा। फिर बता रहा हूं एक बार और, उस क्वेश्चंस को पढ़ना, पढ़ने के बाद समझना, समझने के बाद लिखना। बहुत लेंदी पेपर रहता है, कंपनी लॉ से लेंदी पेपर आता ही नहीं है, बहुत लेंदी पेपर रहता है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटेजी बनाकर काम नहीं किया कि 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास 30 मिनट्स हैं, मुझे उसमें पढ़ना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, ये स्ट्रेटेजी अगर आपने नहीं बनाई
तो होगा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आप 40 से 50 मिनट में, और जब फर्स्ट क्वेश्चन 40 से 50 मिनट में कंप्लीट करोगे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। मालूम पड़ रहा है हम राइटिंग जमा जमा के लिखे जा रहे हैं। राइटिंग में ये नहीं बोल रहा हूं खराब लिखना है, कुछ भी राइटिंग लिख सकते हैं, बट राइटिंग के साथ स्पीड मेंटेन करना है बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम है। जितना आपने पढ़ लिया उसका टेस्ट दो, स्कैनर से क्वेश्चन निकालो, आंसर लिखो, राइटिंग स्पीड मेंटेन करो। 4 नंबर का 7.5 मिनट में खत्म करना है, पढ़ना भी, समझना भी और लिखना भी। तो एक तो आपका टाइम कांस्टेंट हो गया कि इतने टाइम में खत्म करना, और बेटा उस टाइम में जितनी रिलेवेंट चीजें आपको मालूम हो उतनी लिखो, कम मत लिखना। बट अननेसेसरी चीजें लिखने की नहीं बोल रहा हूं, इररिलेवेंट चीजें लिखने की नहीं बोल रहा हूं। ये चीज आई समझ में? तो कंपनी लॉ का पेपर बहुत लेंथी आता है, बहुत। मैक्सिमम केस में स्टूडेंट 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आता है। अगर वो 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करा, 80% पेपर ही अटेम्प्ट किया है, तो 20% तो उसने अपने फेल होने के चांस खुद बढ़ा लिए हैं। जबकि आपको मैं क्लास में लगभग रोज बोलता आया हूं क्या, कि पेपर बहुत लेंथी आएगा, स्पीड मेंटेन करो, पेपर बहुत लेंथी आएगा, स्पीड मेंटेन करो। आपके जो मैंने टेस्ट लिए हैं उन टेस्ट में भी आपको ये बताया है क्या, कि पेपर लेंथी है। आप टेस्ट देते थे, आपका पहला टेस्ट हुआ था 80%, बट दूसरे तीसरे तक तो हमारी स्पीड मेंटेन हो गई थी ना। तो लिखने की प्रैक्टिस करो, सब होगा। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मैं आपको एडवाइस करूंगा राइटिंग प्रैक्टिस उस टाइम पर करो जिस टाइम पर आपका पेपर होता हो। क्या समझे? बोले दिसंबर का पेपर नॉर्मली 2 से 5 होता, तो 2 से 5 के बीच में राइटिंग प्रैक्टिस करें बैठ के। जून वाले पेपर नॉर्मली मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, तो जैसे 9 से 12 हो रहा है या 8:30 से 11:30 पेपर का टाइम है, तो उसी टाइम पर राइटिंग प्रैक्टिस करें। उस टाइम पर कभी भी नहीं सोएं। उस टाइम पर हमें एक्टिव रहना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस। तो जो लर्न किया उसे लिखो, टेस्ट दो। टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं मैं, टेस्ट दो आप। चीज आई समझ में? तो टाइम का ध्यान रखो, टाइम के हिसाब से लिखना है। हाँ, जिगल के अंदर आपका 90% डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत स्कोरिंग है। एंड ईबीसीएल उसमें भी आप मान के चलो 70 to 80% डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हार्डली 20% आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नॉर्मली सी वाले पार्ट में ज्यादा आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आंसर लिखते समय। उसके लिए सबसे पहली चीज राइटिंग प्रैक्टिस करना आज से चालू कर दें। दूसरी सबसे बड़ी चीज, पेपर बहुत लेंथी आएगा, स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके रखें, और राइटिंग भी अच्छी ही लिखनी, खराब नहीं लिखनी स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में। ये चीज आई समझ में? एंड तीसरी चीज, कसम खा लेना, तीसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल कसम खा लेना, भले ही हमें 94 मार्क्स का आया, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, बट उसे लिख कर आओ, उसे अटेम्प्ट करो। लेट द एग्जामिनर डिसाइड यू आर राइट और रॉन्ग। आप अपने आप को क्यों रॉन्ग डिक्लेयर करते हो? आप लिखो उसका आंसर, बिल्कुल लिखो उसका आंसर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन काट देगा। हम तो वैसे गिव अप कर चुके थे ना उस 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए, हमें तो वैसे भी नहीं आ रहा था, बट एक ट्राई तो मारा। मान लो अगर उसने 1, 2 या 3 नंबर दे दिए, तो यार वो 1, 2, 3 नंबर हमें कहां सहारा दे जाएंगे हमें नहीं मालूम। डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत। भगवान नगर हम 199 पर थे और यहां का 1 नंबर आ गया तो पास हो जाएंगे बे। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल कोई सा भी एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव को छोड़कर, ऑब्जेक्टिव में माइनस मार्किंग होती है, उसमें ये मत कर देना है ना, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना। ऑब्जेक्टिव में जितना आता हो उतना ही करना, उसमें माइनस मार्किंग होती है। मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, खासकर मेरे इन 3 पेपर की, और डिस्क्रिप्टिव बाकी भी पूरा अटेम्प्ट करके आए। सिक्योरिटी लॉ का पेपर है वो भी पूरा अटेम्प्ट करके आए। नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक के बारे में जनरली आपको जो मालूम है लिख कर आओ, लिख कर आओ, बट छोड़ो मत। क्योंकि कब एग्जामिनर आपको 1-2 नंबर भी दे देगा नहीं मालूम है, और वो हमें 1 नंबर भी कब काम आ जाएगा नहीं मालूम है। हो सकता है उस 1 नंबर के कारण हमारी रैंक बढ़ जाए, हो सकता है हमारी AR 3 थी और 1 नंबर के कारण AR 2 पर आ जाए या 1 पर आ जाए। 1-1, 2-2 नंबर में तो खेल लग जाते हैं। तो बिल्कुल बेटा कसम खा लो, प्रॉमिस करो अपने आप से कि क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहेगा नहीं। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है मतलब करना है। एंड बिल्कुल बेटा 100 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया, 60 मार्क्स बहुत इजीली आएंगे।
अगर मेरे बताए हुए हिसाब से क्लास में आपको जैसा मैंने बताया वैसा आंसर आप लिखते हो, तो जैसा हमने पढ़ा वैसा आंसर लिखते हो तो आप बिल्कुल आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। अगर आप 10 नंबर का भी छोड़कर आ रहे हो तो 10% चांस तो आपने अपने फेल होने के खुद बढ़ा लिए बेटा। लिख दो, काट रहा है काटने दो, लेट हिम डिसाइड यू आर राइट और रॉन्ग, व्हाई आर यू डिक्लेयरिंग योरसेल्फ एज रॉन्ग। काट दे, दूसरे के मार्क्स थोड़ी काट लेगा, माइनस मार्किंग थोड़ी। आप समझे मेरी बात? के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कांटेक्ट डिटेल दी है। थैंक यू।